अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप पर महिला सहायक की बात सुनकर शिवा उसके पीछे पीछे चलता हुआ उस व्यस्त हॉल से अंदर के हॉल में पहुंच गया। अंदर वाला हॉल बाहर वाले हॉल से ज्यादा शांत और कम भीड़ भाड़ वाला था। हालांकि वहां भी कुछ चुनिंदा ग्राहक मौजूद थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। इस हॉल की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ हर ग्राहक के सामने एक महिला सहायक बैठी थी। शिवा अभी उस अंदर वाले हॉल का जायजा ले ही रहा था कि उसके साथ वाली महिला सहायक ने कहा, सर आप यहाँ बैठिए, हमारे मैनेजर बस आते ही होंगे। जैसे ही शिवा महिला सहायक की बताई जगह पर बैठा, उसने फौरन एक आज्ञाकारी सेवक की तरह शिवा के सामने एक सुगंधित चाय की प्याली परोस दी। शिवा को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो आराम से बैठकर अपने इर्द गिर्द चल रही गतिविधियों को देखने लगा। अंदर का वो हॉल बाहर के हॉल की तरह खूबसूरत और चमकदार नहीं था, लेकिन यहाँ की सारी कांच की अलमारियां कीमती हस्तलिपि, चित्रकारी और पेंटिंग से भरी पड़ी थी। उस हॉल के बीच वाली बड़ी दीवार पर एक विशाल पेंटिंग लटकी थी, जिस पर भगवान शेषनाग की तस्वीर बनी थी। उस पेंटिंग को देखकर ही लग रहा था कि वो एक प्राचीन पेंटिंग है और उसे बनाने वाला कोई दिव्य कलाकार है, जिसने अपनी जादुई कलम की कुछ ही लाइनों से सबको चौंका दिया था। उस पेंटिंग को देखकर शिवा खुद को रोक ही नहीं पाया। न जाने ऐसा क्या था उसमें जो शिवा को अपनी ओर खींच रहा था, इसीलिए शिवा बिना पल के झपकाए टकटकी लगाकर उस पेंटिंग को देखने लगा। तभी अचानक उसे एक औरत की लुभावनी आवाज सुनाई दी। क्या आप वही शिवा हैं जिसने उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काट दिया था? शिवा ने पलटकर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही नाजुक सी लड़की खड़ी थी। शिवा ने चौंकते हुए उससे पूछा, आप मुझे कैसे जानती हैं? इतना कहकर शिवा ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। गदराया हुआ मादक बदन, लंबी टांगे, साफ और चमकदार त्वचा, गुलाबीपन लिए गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और उस पर लंबे खुले बाल। वो लड़की कम और कोई खूबसूरत बला ज्यादा लग रही थी। जैसे ही वो लड़की शिवा के करीब आई तो शिवा को उससे एक जाने पहचाने इत्र की महक आई। बिल्कुल वैसा ही इत्र लंका में रावण के वंशज भी इस्तेमाल किया करते थे। शिवा उस इत्र के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा, नहीं जानती तो नहीं हूं, मुझे तो आज ही आपको जानने का मौका मिला। नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी भार्गवन है। पल्लवी भार्गवन नाम सुनते ही शिवा को अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। स्कूल के दिनों में उसने ये नाम कई लोगों के मुंह से सुना था। अक्सर लोग उसकी खूबसूरती की तुलना आसमान के चांद से किया करते थे। हालांकि पल्लवी सच में बला की खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त वो शिवा को खूबसूरत कम और खतरनाक ज्यादा दिखाई दे रही थी, इसलिए शिवा ने सिर्फ मुस्कुराकर उसके नमस्ते का जवाब दिया। शिवा के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए पल्लवी ने मादक अंदाज में कहा, चिंता मत कीजिए, आपने जो किया है उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा और आपको आपके किए का इनाम मैं दूंगी। उस लड़की के मुंह से इनाम की बात सुनकर शिवा चौंक गया। वो तो उस दुकान में सिर्फ अपनी माँ का गिरवी पड़ा हीरे का लॉकेट छुड़ाने आया था, इसलिए उसने हैरानी से पूछा, इनाम? कौन सा इनाम? शिवा का सवाल सुनकर पल्लवी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और उसने सीधे शब्दों में कहा, आप यहाँ इनाम के लिए ही तो आए हैं ना? कुछ दिन पहले मेरे भाई यदु भार्गवन ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी और नशे की हालत में ही उस्ताद रंगास्वामी के सर पर इनाम घोषित कर दिया था कि जो कोई भी उस्ताद रंगास्वामी को सबक सिखाएगा वो उसे 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब वैसे तो उन्होंने ये बात शराब के नशे में कही थी, लेकिन चाहे जबान शराब के नशे में ही क्यों न दी गई हो, भार्गवन खानदान की जबान कभी खाली नहीं जाती। इतना कहकर पल्लवी शिवा को घूरने लगी। हालांकि उसने अपनी आंखों में कहीं भी शिवा के लिए बेइज्जती का भाव जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन मन ही मन वो शिवा को एक गिरा हुआ और कमतर इंसान ही समझ रही थी, क्योंकि पल्लवी के दादाजी ने उसे बताया था कि जिसने भी उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काटा था वो इंसान कलरीपायट्टू का धुरंधर गुरु रहा होगा। लेकिन कलरीपायट्टू तो एक महान कला है और पल्लवी यही सोचकर परेशान हो रही थी कि ऐसी महान कला का धुरंधर गुरु सिर्फ 50 लाख के लालच में आकर ऐसे ओछे काम कैसे कर सकता है। पल्लवी की बात सुनकर शिवा ने नाम में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं मिसेस भार्गवन,
शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन पल्लवी ने शिवा की बात को नकारते हुए कहा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। देखो, मुझे पता है तुमने उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काटकर उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखाया है और वाकई में बहुत बड़ी बात है, लेकिन भार्गवन खानदान की तरफ से दिए जाने वाले इनाम की रकम भी कम नहीं है। वैसे भी मेरे भाई ने इतने ही इनाम की घोषणा की थी। इतना कहकर पल्लवी ने हाथ के इशारे से अपने मैनेजर को बुलाते हुए कहा, मैनेजर रंगनाथन, कागजात लेकर आइए। पल्लवी की आवाज सुनते ही एक लंबा हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में कुछ कागजात लेकर वहां आ गया। उसकी बात सी तेज नजर में क्रूरता की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही शिवा समझ गया कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। मैनेजर रंगनाथ ने वो कागजात पल्लवी के हाथ में थमाते हुए कहा, मैम, मुझे लगता है हम जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी तक तो हमने इसकी जांच पड़ताल भी नहीं की है। हमने ये भी पता नहीं लगाया कि ये वही है। लेकिन पल्लवी ने मैनेजर रंगनाथन की बात को नकारते हुए कहा, पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वही है। इतना कहकर पल्लवी ने वो कागजात खोलकर शिवा को दिखाते हुए कहा, देखो, भले ही तुमने उस्ताद रंगास्वामी को सबक सिखाया है, लेकिन फिर भी ये सब है तो गैर कानूनी ही। इसलिए मैं तुम्हें 50 लाख का इनाम हमारी कंपनी के कंसल्टेंट के नाम से दे सकती हूँ। तुम इन कागजात पर अपना नाम और अकाउंट नंबर लिख दो। पल्लवी की बात सुनकर शिवा के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या इस दुनिया के सारे अमीर और ऊंचे खानदान के लोग इसी तरह दूसरों को अपने से कम और छोटा आंकते हैं? अजीब इत्तेफाक था। कल जब शिवा उस्ताद रंगास्वामी के घर पर था तो उसने सुना कि किसी ने उस्ताद रंगास्वामी के सर पर इनाम घोषित किया है, और आज वो इनाम घोषित करने वाले लोगों से टकरा भी गया। हालांकि शिवा को पल्लवी की बात सुनकर बुरा जरूर लगा था, लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, देखिए मिसेस पल्लवी, मैंने उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काटकर उन्हें सबक सिखाया क्योंकि वो अपनी जबान से फिर गए थे। मैंने सिर्फ उन्हें उनकी गलती की सजा दी थी। इसका आपके भार्गवन खानदान से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर शिवा ने अपनी गिरवी की रसीद पल्लवी के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रही मेरी गिरवी की रसीद। मैं यहाँ सिर्फ अपनी गिरवी रखी चीज छुड़ाने आया हूं। इस बार चौंकने की बारी पल्लवी की थी। उसने हाथ बढ़ाकर शिवा से गिरवी की रसीद ली और उसे गौर से देखते हुए मन ही मन कहा, ओह, तो इसका मतलब शिवा सच में यहाँ सिर्फ अपनी गिरवी रखी चीज छुड़ाने आया है, और मैं सोच रही थी कि ये इनाम के लालच में यहाँ आया है। यही सोचते हुए पल्लवी की नजर उस रसीद पर लिखी रकम पर पड़ी तो उसने पहले एक नजर शिवा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा, फिर बेइज्जती भरे लहजे में ताना मारते हुए उससे कहा, इस रसीद के हिसाब से 6 लाख रुपए मूल और 2 लाख रुपए ब्याज, कुल मिलाकर 8 लाख रुपए बनते हैं। तुम्हारे पास इतने रुपए हैं भी? लेकिन इससे पहले पल्लवी आगे कुछ कह पाती, उसे पीछे से किसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई थी, पल्लू, बदतमीजी नहीं। आवाज सुनते ही शिवा ने पलट कर देखा। महंगा सफारी सूट पहने एक रौबीला बूढ़ा आदमी शिवा के पीछे से चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। हालांकि उन्होंने अपने गले या उंगलियों में किसी भी तरह का कोई जेवर नहीं पहना था, लेकिन फिर भी उनमें एक रईस और खानदानी आदमी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उनके पीछे पीछे एक महिला सहायक हाथ में लकड़ी का छोटा सा संदूक लिए चल रही थी। उन्हें देखते ही पल्लवी ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अरे दादाजी, आप? मैनेजर रंगनाथन भी उन्हें देखते ही चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, बड़े मालिक, आप यहाँ? कोई काम था तो हमें बुला लिया होता। लेकिन उन दोनों की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने सिर्फ मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और शिवा को देखते हुए हल्की कर्कश आवाज में कहा, नमस्ते मिस्टर शिवा शास्त्री, मैं इस दुकान का मालिक कृष्ण भार्गवन। मेरी पोती ने अभी अभी आपके साथ बदतमीजी से बात की, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। भार्गवन खानदान के मुखिया कृष्ण भार्गवन को देखकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हालांकि कृष्ण भार्गवन को देखकर शिवा मुस्कुराया जरूर था, लेकिन वह अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ था। इसे उसकी बदतमीजी समझकर पल्लवी और मैनेजर रंगनाथन दोनों की तीरियां चढ़ गई थी और दोनों गुस्से में शिवा को घूरने लगे। कृष्ण भार्गवन सिर्फ कोयम्बटूर ही नहीं बल्कि पूरे केरल और तमिलनाडु के
सबसे प्रसिद्ध और इज्जतदार व्यक्तियों में से एक थे। अब जब वो खुद शिवा से मिलने वहां पहुंचे तो उन्हें उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि शिवा को सामान्य शिष्टाचार की भी समझ नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो बस चुपचाप शिवा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह रहा आपके हीरे का लॉकेट जो आपने गिरवी रखा था, एक बार ठीक से देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने अपनी महिला सहायक को वो छोटा सा लकड़ी का संदूक खोलने का इशारा किया। संदूक खुलते ही शिवा ने आगे बढ़कर वो हीरे का लॉकेट अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन जैसे ही शिवा ने उस लॉकेट को हाथ लगाया वो चौंक गया, क्योंकि उस लॉकेट से उसे एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस हो रही थी। शिवा ने महसूस किया कि वो कोई साधारण लॉकेट नहीं था। अगर उस लॉकेट को पहनने वाला चाहे तो वो उसके जरिए अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को बढ़ा सकता था। शिवा ये सोचकर हैरान रह गया कि आखिर उसकी माँ के पास वो लॉकेट आया कहां से। अगर यही सब नागलोक में उसके साथ हुआ होता तो वो समझ सकता था, क्योंकि वहां ऐसी दिव्य चीजों की भरमार थी, लेकिन धरती लोक पर इस तरह मौलिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला लॉकेट कौन बना सकता था। उस वक्त न जाने ऐसे और कितने ही सवाल थे जो शिवा को परेशान कर रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी जेब से डेबिट कार्ड निकालकर उस महिला सहायक के हाथ में सौंपते हुए कहा, जी हाँ, यही है, ये लीजिए, इस कार्ड में से गिरवी की कीमत काट लीजिए। महिला सहायक ने शिवा के हाथ से वो कार्ड लिया और मशीन में लगाकर स्वाइप कर दिया। मशीन में स्वाइप करते वक्त उसे पता चला कि उस कार्ड में अभी भी 92 लाख रुपए पड़े हैं, जिसे देखकर वो चौंक गई और उसके मुंह से सहसा ही निकल गया, लगभग 1 करोड़ रुपए। अभी कुछ देर पहले तक पल्लवी शिवा को 50 लाख रुपए के इनाम का लालच दे रही थी, जबकि शिवा तो पहले से ही करोड़पति था। इसीलिए उस महिला सहायक की आवाज सुनते ही पल्लवी का सर शर्म से झुक गया, लेकिन शिवा ने बड़ी ही सहजता से कहा, हाँ, इतने तो होने ही चाहिए। ये कार्ड मुझे स्वामी खानदान ने ही दिया था और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे फिर से धोखा देने की गलती करेंगे। शिवा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोयम्बटूर शहर में कोई ऐसा भी है जो स्वामी खानदान के लिए ऐसी बातें कह सकता है। सब यही सोच रहे थे, पर शिवा की सांसों की स्थिरता और उसकी आंखों का तेज देखकर कृष्ण भार्गवन को विश्वास हो गया कि सिर्फ शिवा ही है जो ये बात कह सकता है और जरूरत पड़ने पर करके भी दिखा सकता है। इसीलिए उसने हंसते हुए खुद शिवा का डेबिट कार्ड और उसकी माँ का हीरे का लॉकेट उसके हाथ में थमाते हुए कहा, मिस्टर शिवा शास्त्री, आप जल्दी में तो नहीं है ना? वो क्या है ना कि मुझे लगता है कि आपके इस हीरे के लॉकेट का कोई इतिहास तो जरूर है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो इतिहास जानना चाहूंगा। क्यों जानना चाहते हैं कृष्ण भार्गवन उस लॉकेट का इतिहास? आखिर क्या चल रहा है कृष्ण भार्गवन के दिमाग में? आखिर ऐसा क्या खास है उस लॉकेट में जो कि उसे छूते ही शिवा को दिव्य ऊर्जा का एहसास होने लगा?